नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 29 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले फेज का जो एग्जाम समाप्त हो चुका है उसकी पेड और फ्री पीडीएफ दोनों की लिंक मिल जाएगी। तो वहां से अगर आप लोग चाहें तो उन पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत की जो गोल्डन गर्ल यानी कि पीवी सिंधु हैं, इन्होंने यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीता था। मार्च महीने में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था और यहाँ पर पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगरुंगफॉर्म को फाइनल मुकाबले में हरा दिया था और इसमें आपके महिला एकल का खिताब जीता था। इससे पहले ग्रुप डी में पूछा जा चुका है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो वो भी आपकी पीवी सिंधु ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक 2021 में भारत की किस टीम ने पदक जीता था। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल हमने 7 मेडल जीते थे और वहीं पर अगर हम लोग टीम की बात करते हैं तो हमारे भारतीय पुरुष टीम ने यहाँ पर मेडल जीता था और इन्होंने इसमें आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी की टीम को हरा करके 2021 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी देश की राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वह एक तो देश की जो नेशनल इनकम है और उस पार्टिकुलर कंट्री की जो जनसंख्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम को फाउंड करना है तो आप लोग उस देश की जो टोटल इनकम है यानी कि जो उस देश की टोटल राष्ट्रीय आय है उसमें भाग दे देंगे जनसंख्या से, तो आपको यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो सिंपल सा प्रश्न है, पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। 13 नवंबर 1964 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे देश की एक महारत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके जो अध्यक्ष और एमडी हैं उनका नाम है नलिन सिंघल। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन से जानवर के लिए फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारे देश में अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो इनकी टोटल संख्या 18 है। आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक और बायोस्फीयर रिजर्व की तो इसका नाम है अचनकमार अमरकंटक, जो कि आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो ये जो हमारा संविधान संशोधन है ये आपका 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था और इसी संशोधन के जरिए हमारे भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 51A और एक नया भाग 4A को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसके लिए अनुशंसा की गई थी और ये जो प्रावधान है वो हमने सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, उसके बाद में जब 86वां संविधान संशोधन होता है तो उसके जरिए एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी और यहाँ से आपकी टोटल 5 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन ऑप्शन में कृष्णा नदी दिया गया था तो कृष्णा नदी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी के साथ साथ
कोयना नदी, वेन्ना जिसे हम लोग वेनी कहते हैं, सावित्री नदी और गायत्री नदी, ये टोटल 5 नदियां हैं जो कि आपके महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन नदी निकलती है तो उस नदी का नाम हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, एक बच्चे ने बताया कि ये प्रश्न कुछ अलग तरीके से था, तो अगर ये प्रश्न कुछ अलग तरीके से था तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल अगर पदेन अध्यक्ष पूछा होगा तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसी साल इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। और सीईओ की बात करते हैं तो अमिताभ कांत के स्थान पर परमेश्वरन अय्यर इसके नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा नमक सत्याग्रह है इसको किस और नाम से जाना जाता है। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा 79 मील की ये जो यात्रा है उसकी शुरुआत की गई थी। इसे हम लोग नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और इस आंदोलन को हमारे गांधी जी ने लीड किया था। अगला प्रश्न देखिए, फिर आ गया शास्त्रीय भाषाओं से कि वर्ष 2005 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि हमारे देश में जो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हैं इनकी संख्या टोटल 6 है, जिसमें से आपकी जो पहली क्लासिकल लैंग्वेज है ये आपकी तमिल है, जिसको 2004 में दर्जा मिला था। 2005 में आपके संस्कृत को मिला था, 2008 में कन्नड़ को मिला था, तेलुगु को मिला था 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया आपकी सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रजा पर्व किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो रजा पर्व या रज पर्व की अगर हम लोग बात करते हैं, ये त्यौहार हमारे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और इस त्यौहार को हम लोग मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा एक 3 दिवसीय लंबा त्यौहार होता है और इस त्यौहार के दौरान जो भी हमारे उड़ीसा में किसान हैं वो आपके खेतों में काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो धरती माता हैं उनके वुमेनहुड का प्रतीक माना जाता है। उड़ीसा की बात हुई है तो कई सारे त्यौहार यहाँ पर और मनाए जाते हैं, जैसे कि पाना संक्रांति नए साल का त्यौहार है, बाली यात्रा, जगन्नाथ रथ उत्सव, नवकलेश्वर उत्सव, नुआखाई, रजा परबा, ये सारे उड़ीसा के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है। तो वर्मी कंपोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके गोबर में केचुओं की मदद से जो खाद का निर्माण किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें किया क्या जाता है, देखिए इसमें आपके गोबर का ऐसे मान लीजिए ढेर हुआ तो इसमें हम लोग ला करके केचुए को डाल देते हैं और उसके बाद में ये जो गोबर है उसको हम लोग जूट वाले बोरे से ढक देते हैं। टाइम टाइम पर इस बोरे के ऊपर हम लोग पानी भी डालते रहते हैं। ये जो केचुए होते हैं वो आपके इस गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा जो यहाँ पर अपशिष्ट छोड़ा जाता है वही हमारा होता है वर्मी कंपोस्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की खाद होती है जिनका निर्माण केचुओं की मदद से किया जाता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया था कि न्यूलैंड भाई साहब के द्वारा 1866 में जो अष्टक का नियम दिया गया था ये आपके किस एलिमेंट तक लागू होता है। तो ये भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये सिर्फ आपके कैल्शियम तक ही लागू होता है। आपको ध्यान रखना है कि न्यूलैंड की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इनका जो नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था और इन्होंने आपके नए एलिमेंट के लिए कोई स्थान भी नहीं छोड़ा था। अष्टक के नियम में इन्होंने ये बताया था कि अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट है तो उसके बाद जो 8वें नंबर का एलिमेंट होगा उसके साथ ये जो पार्टिकुलर एलिमेंट है वो आपके गुणों में समानता को प्रदर्शित करेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो पहले भी ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। द्विविस्थापन का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान रखना है AgNO3 प्लस NaCl ये आपका AgCl NaNO3 बनाता है। इसी प्रकार से BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ करता है तो वीरियम सल्फेट और आपका NaCl बनाता है। इसी प्रकार से नमक आपके कैल्शियम सल्फेट के साथ करता है
तो ये आपका सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार से H2SO4 ये हमारे लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है, तो Li2SO4 बनाता है। तो ये सारे आपके विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किससे अभिक्रियाशील है। देखिए आपके सामने 4 एलिमेंट दिए गए थे, एक था कॉपर, एक था चांदी, एक था सोना और एक था यहाँ पर लेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अपने रिएक्टिविटी टेबल की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो हमारा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, फिर कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना। तो अगर आप लोग ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो कॉपर आपका कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सिल्वर भी कम है, सोना भी कम है, लेकिन अगर हम लोग लेड की बात करते हैं तो ये आपको इस टेबल में हाइड्रोजन के ऊपर देखने को मिलेगा और जो भी आपके ऊपर है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन दी गई है और इसके परिणाम स्वरूप बनता है कैल्शियम सल्फेट। ये देख सकते हैं H2SO4 है, ये आपके CaOH के होल ट्वाइस यानी कि बुझे हुए चूने के साथ अपक्रिया करता है, तो यहाँ पर एक CaSO4 बनता है और यहाँ से पानी निकल जाता है बाहर। अगर आप लोग इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यह एक हमारी उदासीनीकरण की अपक्रिया है, क्योंकि H2SO4 एक अम्ल है और CaOH के होल ट्वाइस की बात करते हैं तो यह एक क्षार है। यहाँ पर इनके द्वारा एक लवण CaSO4 बनाया जा रहा है और पानी निकल रहा है बाहर। इसके अलावा आपको एक और रिएक्शन भी ध्यान रखना है, जहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपके कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप लोग खड़िया कहते हैं, उसके साथ अपक्रिया करता है। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा CO2 भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये बढ़िया प्रश्न था कि बेंजीन का जो हमारा अणु होता है इसमें आपको कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो बेंजीन की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको 3 डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। जब हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपके जो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग टोटल यहाँ पर काउंट करेंगे तो C का H के साथ में टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है और इसी प्रकार से जो C है उसका स्वयं C के साथ में भी इसी प्रकार से आपको 6 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो टोटल अगर हम लोग सिग्मा की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 12। वहीं पर अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड में एक हमारा सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और जब हम लोग पाई की बात करेंगे तो इनकी संख्या 1, 2 और 3, टोटल इनकी संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी, यानी कि पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग बेंजीन के अणु की बात करते हैं तो इसमें आपके सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल 12 है और इसमें आपको 3 पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग सबसे पहले हम लोग साबुन बनाने में करते हैं, यानी कि सफाई एजेंट के रूप में करते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। कांच, साबुन और कागज़ के निर्माण में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग नहीं होगा जी, ये आपका धावन है। बेकिंग नहीं है, धावन सोडा है, यानी कि धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। बाकी बेकिंग सोडा भी आपको पता होगा कि जो भी हमारे बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। और आपका जो बियर होता है, बियर या फिर शराब के उत्पादन में भी हमारे खाने वाले सोडे का यूज होता है। अच्छा, एक कोई नाइट्रोजन से प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न मुझे नहीं पता चला है, बस बच्चे ने बताया कि नाइट्रोजन से कोई प्रश्न था, तो इसे भी आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन पर। तो बायोलॉजी से एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर हम लोग बात करते हैं, ऊपर से शुरू करें तो पीनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी है,
उसके बाद में आपका थाइमस भी होता है, पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई। तो ये सारी हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी का मतलब होता क्या है? देखिए, हमारी ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो आपके हार्मोन हमारे ब्लड से भी मिलते हैं, यानी कि वो आपके शरीर के अंदर ब्लड से मिलते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसी प्रकार से अगर हम लोग बहिर्स्रावर ग्रंथि की बात करें तो हमारी वह ग्रंथियां जिनके द्वारा रिलीज किए गए जो हमारे हार्मोन वगैरह होते हैं वो आपके ब्लड से नहीं मिलते हैं, उन्हें हम लोग बहिर्स्रावी कहते हैं। जैसे कि आपकी त्वचा हो गई, आपकी सलेवरी ग्लैंड हो गई, तो ये सारी हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच के अंडे का आकार क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ये आपका 150 मिलीमीटर से लेकर के 125 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो वेट है वो भी लगभग 3 पाउंड का होता है और ये आपके दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसकी कमी के कारण डायबिटीज होता है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पैनक्रियाज में जो आपका इंसुलिन बनता है, इसी इंसुलिन के द्वारा आपके ब्लड में जो चीनी की मात्रा होती है या फिर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अगर आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसका मतलब है कि जो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसी को हम लोग डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स से एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया था कि 200 वाट के बल्ब में विभवांतर 220 वोल्ट है, तो बहने वाली धारा क्या होगी? सिंपली आप लोग यूज करेंगे फी इक्वल टू वी आई का। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी वाई वी। पी आपका दिया गया है 200, बी आपका 220 वाट है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 9.91 एम्पियर। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अधातुएं होती हैं ग्रेफाइट को छोड़ करके वो सारी विद्युत की कुचालक होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रबड़ की, प्लास्टिक की, सूखी लकड़ी की, तो ये सारी भी आपके विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी जो भी प्रश्न आपको याद हो नीचे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग सेंड कर सकते हैं, जिससे जब मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूं तो उसमें भी उन प्रश्नों को शामिल कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।